नमस्कार दोस्तों, यह आर्थिक समीक्षा 2026 के सेकंड पार्ट है जिसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इसमें हम इतना सारा सभी को कवर किए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको जानने को मिलेगा। सो लेट स्टार्ट। जो कोई भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट पार्ट जरूर इसके बाद देख लेना ताकि पूरा क्वेश्चन कवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 तक भारत में जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास स्वच्छ जल के पानी पहुंच चुके हैं? तो कितना? ये लगभग 81% घरों के पास जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल पहुंच चुके हैं। यह डेटा कब का है? तो 22 अक्टूबर 2025 और यह इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है। इसके संबंधित कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगस्त 2019 में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल का कनेक्शन था। अब 1 दिसंबर 2025 तक 15.76 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास क्रियाशील नल कनेक्शन पहुंच चुके हैं। जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2025 तक भारत भर में कितने मंडियों को ई नाम योजना के तहत जोड़ा जा चुका है? तो कितने मंडियों को जोड़ा जा चुका है? तो 1522 मंडी को जोड़ा जा चुका है। इसका क्या नाम है? तो ई नाम। इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि इसका ई नाम योजना ने अब तक 1.79 करोड़ किसानों और 2.72 करोड़ व्यापारियों को पंजीकृत किया है। मूल्य खोज यानी कि प्राइस डिस्कवरी को 4,698 एफपीओ के एकीकरण के माध्यम से बढ़ाया गया है। यह योजना भारत के 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल कितनी राशि वितरित की गई है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल 36.18 लाख करोड़ की राशि वितरित की गई है। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यह राशि 55.45 करोड़ ऋण खातों के माध्यम से वितरित की गई है। कुल सूक्ष्म ऋण यानी कि माइक्रो लोन्स का 69% महिला उद्यमियों द्वारा प्राप्त किया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यकों के खाते में 15.6 लाख करोड़ वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक व्यापारिक यानी कि मर्चेंडाइज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 और 2024 के बीच लगभग दोगुनी हो गई। 2024 में यह प्रतिशत कितना था? तो 2024 में यह प्रतिशत 1.8% के आसपास बढ़कर हो गया था। और इसके बारे में भी शॉर्ट डिटेल्स में देख लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात वस्तु और सेवा दोनों को मिलाकर 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। गैस पेट्रोलियम निर्यात वित्त वर्ष 2025 में 374.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। निर्यात गंतव्यों के विविधीकरण ने उच्च टैरिफ के बावजूद निर्यात को बनाए रखने में मदद की है। यानी कि हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको काफी डाइवर्स कर दिया होता है, यानी कि डाइवर्स पोर्टफोलियो में एक्सपोर्ट करते हैं तो उच्च हाई टैरिफ के बावजूद भी हम मतलब एक्सपोर्ट करने में काफी सक्षम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्षेत्रों में उत्पादन लिंक प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के माध्यम से सितंबर 2025 तक कितनी नौकरियां पैदा हुई थी? तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से टोटल 12.6 लाख नौकरियां जॉब्स पैदा की गई थी। थोड़ा सा और शॉर्ट डिटेल्स इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना ने 2 लाख करोड़ से अधिक का वास्तविक निवेश आकर्षित किया है। इन योजनाओं के माध्यम से 18.7 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन बिक्री हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के कारण वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में विनिर्माण जीवीए में तेजी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात जीईआर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षित वर्ष क्या है? तो यह लक्षित वर्ष है 2035 यानी कि हम 2035 तक 50% इनरोलमेंट पहुंच जाएंगे। इसको शॉर्ट में थोड़ा सा और देख लेते हैं। उच्च शिक्षा में वर्तमान जीईआर 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 29.5 है। स्कूली शिक्षा में 2030 तक 100% जीईआर हासिल करने का लक्ष्य बनाया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों हायर
एजुकेशन इंस्टीट्यूट की संख्या जून 2025 तक बढ़कर 70,018 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अपनी शुरुआत के बाद से पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को अब तक कितनी राशि जारी की जा चुकी है? तो अब तक कुल 4.09 लाख करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है पीएम किसान के तहत। जिसके बारे में और शॉर्ट डिटेल्स देखते हैं तो यह राशि अब तक 21 किस्तों में जारी की गई है, यानी कि अभी तक टोटल 21 इंस्टॉलमेंट दिए जा चुके हैं। इसके अलावा पीएम किसान मानधन योजना के तहत 24.92 लाख किसान नामांकित किए गए हैं। सरकार किसानों को अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी के माध्यम से भी आय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई में भारत की रैंकिंग 2019 के 66वें स्थान से सुधार कर 2025 में किस स्थान पर पहुंच गई है? 2025 में यह 38th पोजीशन पर पहुंच गई है, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 38 पोजीशन पर पहुंच गई है, जो कि टोटल 139 इकोनॉमीज है पूरे वर्ल्ड में। तो 129 में इंडिया का रैंक कितना हो गया है? 38th, जो कि 2019 में 66 था और 2015 में 81 था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर ट्रेडमार्क फाइलिंग में चौथे और पेटेंट फाइलिंग में छठे स्थान पर है। भारत उद्यमिता नीति और संस्कृति एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी एंड कल्चर में विश्व स्तर पर 12वें स्थान पर है। भारत 64 महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रौद्योगिकियों में से 45 में विश्व स्तर पर शीर्ष 5 में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2026 तक ई श्रम पोर्टल पर कुल पंजीकृत सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत से अधिक है? तो ई श्रम पोर्टल पर महिलाओं की हिस्सेदारी कुल 54% से अधिक की गई है, यानी कि ई श्रम में 54% महिलाएं शामिल हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। तो ई श्रम पोर्टल पर अब तक 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। यह पोर्टल लिंग केंद्रित कल्याणकारी पहलुओं की पहुंच को मजबूत बनाता है। महिला श्रम बल भागीदारी दर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दिसंबर 2025 में बढ़कर 35.3% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा की गई कुल कटौती के बाद दिसंबर 2025 तक भारत में नीतिगत रेपो रेट क्या थी? दिसंबर 2025 में भारत में नीतिगत रेपो रेट 5.25% थी, यानी कि रेपो रेट कितना था दिसंबर 2025 में? तो ये था 5.25%। थोड़ा शॉर्ट में इसका और डिटेल देख लेते हैं। तो अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच रेपो रेट में कुल 100 आधार अंकों यानी कि बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को भी 100 आधार अंक घटाकर 3% कर दिया गया है। मुद्रा गुणक गुणक यानी कि मनी मल्टीप्लायर दिसंबर 2025 के 5.70 से बढ़कर दिसंबर 2025 में 6.21 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2014 से दिसंबर 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो यह लगभग 60% या एग्जैक्ट वैल्यू कहें तो 61% के आसपास इसका एक्सपेंशन या विस्तार हुआ है। इसके बारे में थोड़ा और शॉर्ट में डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 में या 14 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर हो गया है। अंतर्देशीय जल परिवहन के माध्यम से कार्गो की आवाजाही 2013-14 के 18 MMT से बढ़कर 146 MMT हो गई है। MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के कारण कंटेनर वेसल टर्न अराउंड समय 43.44 घंटे से घटकर ओनली 30.08 घंटे रह गया है, यानी कि एक कंटेनर को आने और उसके खाली होने का टोटल समय 43 घंटे 44 घंटे से घटकर महज 30 घंटे रह गई है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क का लगभग कितना प्रतिशत चालू यानी कमीशन हो चुका है? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लगभग 96.4% यानी 96.4% कमीशन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एकदम बिल्कुल जाल बिछा हुआ है। इसमें 96.4% ऑलरेडी एक्टिव है। इसके बारे में और
थोड़ा शॉर्ट में डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है कि रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण का 99.1% अक्टूबर 2025 तक पूरा कर लिया गया था। रेलवे नेटवर्क का औसत प्रति वर्ष चालू होना 2004-2014 के 1499 किलोमीटर से बढ़कर 2014-24 में यह 3118 किलोमीटर हो गया है। मार्च 2025 तक भारत का कुल रेल नेटवर्क 69,439 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया है। और ये आंकड़ा मार्च 2025 तक ही है, जो कि कितना पहुंच गया था, 69,439,439 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीक्षा के अनुमानों के अनुसार एआई को अपनाने से 2030 तक भारत की उत्पादकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है? तो भारत के उत्पादकता में कुल होने वाली वृद्धि लगभग 2.61% के आसपास होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि एआई का हम जितने अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो ये 2.61% को हमको ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि भारत का तुलनात्मक लाभ फ्रंटियर मॉडल विकास के बजाय एप्लीकेशन एलईडी नवाचार में है। यानी कि हम एप्लीकेशन फ्रंट मॉडल नहीं डेवलप कर रहे बल्कि हम एप्लीकेशन ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। एआई अपनाने से श्रम के सापेक्ष पूंजी की उत्पादकता बढ़ती है। सर्वेक्षण ने एआई अपनाने के लिए स्कूल शिक्षा और कौशल प्रणालियों में सुधार की सिफारिश भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 अंतिम वार्षिक में भारत के कुल करों में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी कितनी थी? तो वित्त वर्ष 2025 में डायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज की बात करें तो यह कितना था? तो यह 58.8% था, जो कि यह प्रोविजनल एक्चुअल है आंकड़ा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है कि महामारी से पहले प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी महज 51.9% थी। आयकर रिटर्न दाखिला करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़ के वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गया है। केंद्र की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी का 9.2% तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कुल भार का कितना प्रतिशत है? तो यह कुल भार का 40.27% है। यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कुल भार का यह 40% है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। क्या है? बोलते हैं 8 मुख्य क्षेत्रों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादक, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। यानी कि 8 जो फील्ड है वो प्रायोरिटी सेक्टर वाले फील्ड हैं। दिसंबर 2025 में सीमेंट उत्पादन में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक दिसंबर 2025 में 7.8% बढ़ा, जो 2 साल से अधिक का उच्चतम स्तर है। यानी 2 साल में ये हाईएस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2025 तक वित्त वर्ष 2026 के पहले 8 महीनों के दौरान भारत ने कितनी गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जोड़ी है? तो भारत ने टोटल 34.56 गीगावाट का गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जोड़ा है। इसके बारे में भी शॉर्ट में डिटेल्स देख लेते हैं। तो डिटेल है कि यह इस श्रेणी में अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि में 3.95 गीगावाट पवन ऊर्जा और 2.68 गीगावाट जल विद्युत क्षमता शामिल थी। 31 दिसंबर 2025 तक स्थापित कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 38.61 गीगावाट तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समय समय पर होने वाले श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2025 में महिला श्रम बल भागीदारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या थी? तो महिला श्रम बल भागीदारी दर 35.3% थी। 35.3% थी। इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिटेल रख देते हैं जल्दी से। तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल श्रम बल भागीदारी दर 56.1 रही है। दिसंबर 2025 में बेरोजगारी दर घटकर 4.8% रह गई है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़कर 53.4% हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में अत्यधिक गरीबी की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को संशोधित कर प्रति दिन कितनी राशि कर दिया है, जो कि 2021 के कीमतों के आधार पर आधारित है? तो यह $3 कर दिया है। $3 मतलब आज मान के लिए कि नियर अबाउट $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज चल रहा है। तो
$203 के बराबर, ये ₹270 के आसपास जो एक दिन में कमा रहे हैं, ₹270 से कम कमाते हैं, उनको अत्यधिक गरीबी रेखा के अंदर रखा गया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्या है। तो इस संशोधित रेखा के अनुसार 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर 5.3% थी। निम्न मध्यम आय वाली गरीबी दर इसी अवधि में 23.9% रही। नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2005-6 के 55.3% से घटकर 11.28% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जबकि आधारित जनगणना ने भारत में शहरीकरण का अनुमान 31% लगाया था, उपग्रह डेटा का उपयोग करके 2015 में संयुक्त राष्ट्र की डेबुर्गा पद्धति का अनुमान क्या था? तो यह डेबुर्गा पद्धति का जो अनुमान था वह था 63%, और ये है 63%। ये इंडियाज अर्बन रियलिटी जो कि है डेबुर्गा संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था ने जो डेटा दिया है उसके अनुसार 63% है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। डेटा है, यह पद्धति निर्मित क्षेत्रों बिल्ट अप एरियाज की पहचान करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करती है। भारत में कम फ्लोर स्पेस इंडेक्स शहरों के क्षैतिज विस्तार को मजबूत करता है। 2030 तक भारत में 30 मिलियन किफायती आवास इकाइयों की अनुमानित मांग की जा रही है कि 30 मिलियन किफायती यानी कि अफोर्डेबल हाउस की डिमांड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग की नज पहल के तहत करदाताओं द्वारा कितनी राशि से अधिक की विदेशी संपत्ति घोषित की गई है? तो नज पहल के तहत करदाताओं द्वारा कुल 29,000 करोड़ की अधिक की विदेशी संपत्ति घोषित की गई है। कितना? 29,000 करोड़ की विदेशी संपत्ति की घोषणा की गई है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो लगभग 25,000 करदाताओं ने इस अभियान के तहत अपने रिटर्न संशोधित किए। अभियान के परिणाम स्वरूप 1,000 करोड़ से अधिक की विदेशी आय की भी घोषणा की गई है। लक्षित करदाताओं में से 61% ने नज पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा के मुख्य अंशों के अनुसार भारत अपने स्कूल सिस्टम 2024-25 के माध्यम से लगभग कितने छात्रों को सेवा प्रदान करता है? तो यह लगभग 24.69 करोड़ छात्रों को सेवा प्रदान करता है, यानी कि टोटल स्कूल इनरोलमेंट 24.69 या 24.8 करोड़ जो है हमको देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो यह छात्र संख्या 14.71 लाख स्कूलों में नामांकित हैं। इस विशाल स्कूली प्रणाली को 1.01 करोड़ से अधिक शिक्षकों का समर्थन प्राप्त है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक पर सकल नामांकन अनुपात 90.9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीक्षा के अनुसार भारत में टेली घनत्व 86.76% तक पहुंच गया है। देश के कितने प्रतिशत जिलों में अब 5G सेवाएं उपलब्ध हैं? तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 99.9% हिस्सों में 5G सेवाएं उपलब्ध हैं, यानी कि 5G सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल इन 773 आउट ऑफ 776 डिस्ट्रिक्ट। किसने कहा है? ये यूनियन मिनिस्टर ने हमें बताया है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। भारत नेट के तहत 2.15 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है। भारत नेट एक स्कीम था भारत सरकार की। भारत में कुल इंटरनेट कनेक्शन की संख्या सितंबर 2025 तक 101.78 करोड़ हो गई है। औसत मासिक डेटा खपत प्रति ग्राहक बढ़कर 25.24 जीबी हो गई है, यानी कि व्यक्ति डेली 1 जीबी का इस्तेमाल एटलीस्ट कर ही रहा है, यानी कि खूब रील देखी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2025 तक भारत के रेलवे नेटवर्क की रूट लंबाई कितनी थी? तो मार्च 2025 तक भारत के रेलवे नेटवर्क के रूट की लंबाई 69,439 किलोमीटर थी। तो रेलवे रूट की लंबाई कितनी थी? ये तो 69,439 किलोमीटर के आसपास। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है, वित्त वर्ष 2026 में 3,500 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 2026 में कितना? 3,500 किलोमीटर। अक्टूबर 2025 तक 96.4% समर्पित माल गलियारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क चालू हो गया था। रेलवे माल ढुलाई वित्त वर्ष 2026 अप्रैल से दिसंबर तक में 1,070.8 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2025 में शुरू की गई राष्ट्रीय अनुपालन न्यूनीकरण और ढील पहल के तहत
कितने प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों की पहचान की गई है? तो कुल 23 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों की पहचान की गई है। यू कैन सी हियर 23 प्रायोरिटी एरिया आर रिकॉग्नाइज्ड। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। तो डिटेल है कि कुल 828 विशिष्ट सुधारों की पहचान की गई, जिसमें से 630 यानी कि 76% जनवरी 2026 तक लागू किए गए। ये सुधार भूमि, श्रम, उपयोगिताओं और अनुमोदनों यानी कि अप्रूवल से संबंधित हैं। डिजिटलीकरण और स्वप्रमाणन के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं कि वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2024 के बीच भारत के पशुपालन यानी कि लाइव स्टॉक क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह 195% की वृद्धि हो गई है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो इस क्षेत्र में मौजूदा कीमतों पर 12.77% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। मछली उत्पादन में 2014 से 2025 के दौरान 140% से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्तमान में पशुपालन और मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास इंजन के रूप में उभरे हैं। मतलब मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र को इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं, इसे प्रायोरिटी से देखने की जरूरत है। इसी के साथ यह सेशन खत्म होता है और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।